morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to Prag ITI channel. हम लोग पावर सिस्टम की स्टडी करेंगे और पावर सिस्टम में हम लोग ये देखेंगे कि बिल्कुल हम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जहाँ से बिल्कुल पावर सिस्टम स्टार्ट होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। जैसे हमारा कितना वोल्टेज यूज़ करेंगे, कितना करंट होगा, एसी और डीसी पे हम किस तरह से ट्रांसमिशन करते हैं, कौन सा सिस्टम हमारे लिए इकोनॉमिकल रहता है, कौन सा नहीं रहता है। ऐसे हम हर एक पॉइंट्स को लेकर के साथ में चलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दें, या आप अपने सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें, या फिर आईटीआई का एग्ज़ाम दें, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स जो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपको पावर सिस्टम में ये बताएंगे कि वोल्टेजेस का डिवाइड कैसे हम करते हैं, मतलब कैसे ये पता चलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन जो करते हैं वो हमेशा हाई वोल्टेज पे करना चाहते हैं। हाई वोल्टेज पे पावर का ट्रांसमिशन करने पे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे हमारा वोल्टेज ड्रॉप अच्छा होता है। अच्छा, हम इस बात को लेकर चलते हैं कि आप कुछ टेक्निकल वर्ड्स को समझेंगे, क्योंकि अब अगर आप जस्ट पास आउट 12 हैं तो आपको नहीं पता होगा कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बट हम पुरानी वीडियोस काफ़ी पढ़ी हुई हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आप इन सारे टेक्निकल वर्ड्स को समझ पाएंगे। और हम ये मान कर चलते हैं कि आप जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उन्हें समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे की ओर चलते हैं और हम आपको ये बता रहे थे कि हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो हमेशा हाई वोल्टेजेस का हो, क्योंकि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने के हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात कि स्किन इफेक्ट कम होता है, कोरोना लॉसेस कम होता है, I2R लॉसेस कम होता है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, करंट जो होती है वो ज़्यादा अच्छी सी फ्लो होती है, मतलब ऐसे करके हम इफ़िशियंसी अच्छी होती है। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम हाई वोल्टेज पे ही ट्रांसमिशन करेंगे और यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद देखिए, इंडिया में जनरेशन तो सिर्फ और सिर्फ 11 kV का ही होता है। हमारे पास मैक्सिमम जनरेशन कितना है, 11 kV का है। मतलब हमारे पास जो भी पावर प्लांट हैं, जैसे स्टीम पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया, टाइडल पावर प्लांट हो गया, प्लांट्स तो हमारे पास कई सारे हैं। पावर प्लांट हमारे पास कई, एक कन्वेंशनल टाइप का भी है, नॉन कन्वेंशनल टाइप का भी है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ हम थर्मल पावर प्लांट का करते हैं। थर्मल पावर प्लांट मतलब स्टीम पावर प्लांट, किसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट का। और थर्मल पावर प्लांट को हम लोग और क्या कहते हैं, स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं, स्टीम पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को और हम लोग क्या कहते हैं, स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं। तो मैक्सिमम 60% जितना भी हम जनरेशन कर रहे हैं उसमें 60% तक योगदान किसका होता है, इसी का होता है। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के द्वारा हम जनरेशन करते हैं। मतलब 60% पावर का जनरेशन किसके द्वारा हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट के द्वारा होता है। और आजकल जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे हमारा सूर्य की रोशनी हो गई, सूर्य की रोशनी से हम लोग क्या करते हैं कि सोलर पावर प्लांट चलाते हैं। आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसमें हम सूर्य की एनर्जी को स्टोर करते हैं और उसको स्टोर करके वो सेल क्या करते हैं, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर देता है। तो उसे हम लोग सोलर एनर्जी पावर प्लांट कहते हैं। जो कि अगर हमारे पास कोल पावर प्लांट, इसमें कोल का यूज़ होता है ना, या तो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट है जो 60% तक पावर का जनरेशन कर रहा है, या फिर हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है जो 12 से 14% तक पावर का जनरेशन करता है, फिर हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और उसके बाद इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा पावर प्लांट जो है और रिन्यूएबल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है, उसे हम लोग सोलर पावर प्लांट कहते हैं, जिसका यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, थर्मल पावर प्लांट किससे चलता है, कोल से चलता है। ये एक सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, ये आने वाले समय में कभी ना कभी ख़त्म होना ही होना है। अभी आप पिछले कुछ दिनों के पहले ही न्यूज़ में सुने होंगे कि कोल की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सारी जगह पे कोल पाया जाता है। आपको पता है कि हर घर में एसी है, हर घर में वॉशिंग मशीन है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स
इक्विपमेंट है और हर दिन एक नई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इन्वेंशन हो रहा है, लगातार इन्वेंशन होता जा रहा है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल है वो तो हमारा कांस्टेंट हो गया है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक का डेवलप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आज के समय में आटा गूंथने की भी मशीन होती है, बर्तन धोने की भी मशीन होती है, पोछा करने की भी, मतलब हर चीज़ की मशीन होती है। और ये सारी चीज़ें चल किससे रही हैं? इलेक्ट्रिकल से चल रही हैं। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, उसी तरह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। अगर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो वो बिना इलेक्ट्रिकल के अधूरा है, मतलब उसके बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमारे पास तमाम तरह की मशीनें, प्रेस है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, ग्राइंडर है, जूसर है, टेलीविज़न, कुछ भी है तो वो चलेगा किससे? वो हमारा इलेक्ट्रिकल से ही चलेगा, पावर से ही चलेगा। तो रोल्स किसका प्ले हो रहा है? इलेक्ट्रिकल का प्ले हो रहा है। तो इसी तरह से जितना हम जनरेट नहीं कर पा रहे उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम में पावर का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आपको पता ही है कि हर घर में एसी चलती है, कार में भी एसी चलती है, घर में भी एसी चलती है, हर रूम में एसी चलती है, हर रेफ्रिजरेटर चलता है, मतलब हर चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड होती जा रही हैं। तो हम इन सारी चीज़ों से बताना आपको ये चाहते थे कि जो भी हमारे पावर प्लांट्स हैं, जैसे ये हमारा 60% योगदान तो दे रहा है, लेकिन ये कोल पे निर्भर कर रहा है। अब हम कोल झारखंड उड़ीसा से मंगा तो रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि ख़त्म भी तो हो रहा है ना। इतना जल्दी प्रकृति इतना आसान नहीं होता, और ना ही इतने कम समय में हम कोल को बना लेते हैं। कोल एक नेचुरल तरीके से बनता है और उसके लिए समय लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो फिर हम क्या करते हैं कि बाहर से कोल को मंगाते हैं। जब हम विदेशों से कोल को मंगाएंगे तो वो हमें महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, यूज़ हमारा जनरेशन से कई गुना ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए हमारी यूनिट्स क्या हो रही है? पर यूनिट्स बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। तो हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि हम जनरेशन तो सिर्फ 11 kV का करते हैं। ओके, थोड़ा सा हम पॉइंट से बाहर चले गए थे, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हम आपको ये बता रहे थे कि हम जनरेशन कितने का कर रहे हैं? 11 kV का जनरेशन कर रहे हैं। बट आज के टाइम में हमारी जो सिस्टम है वो इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि हम ट्रांसमिशन किस पे कर रहे हैं? ट्रांसमिशन हम मैक्सिमम 800 kV पर कर सकते हैं। कितने पर कर सकते हैं? 765 kV भी लिखा रहता है, लेकिन बुक्स में 765 ही kV लिखा रहता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो 800 kV पर भी हम पावर का ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा हम हाई वोल्टेजेस का ट्रांसमिशन करेंगे उतना ही हमारा सिस्टम अच्छा होगा और उतना ही हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल भी रहेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए कि जनरेशन तो 11 kV का हो रहा है, ट्रांसमिशन 765 800 kV तक का हो रहा है, तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है? देखिए, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। आप पढ़े होंगे या आप जानते होंगे कि हमारे पास 2 टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है हमारे पास में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वो वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए कि हम 11 kV का वोल्टेज था, हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया और इस वोल्टेज को 22 kV में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पावर को ट्रांसमिट नहीं करना है, अब हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। तो हमारे घर में 11 kV घरों में 11 kV की तो वोल्टेज आती नहीं है, ना 22 kV की आती है, ना 33 kV की आती है। कितने kV की आती है? यहाँ पे तो आएगा 220 वोल्ट सिंगल फेज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 440 वोल्ट 3 फेज, यही आएगा हमारे पास। लेकिन अब जनरेशन तो हमने 11 kV का कर लिया, अब हम इसको घरों तक पहुंचाने के लिए 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में चेंज कैसे करें? उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए, हम किस ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। और इस ट्रांसफार्मर में ये होता है कि ये वोल्टेज जो भी होती है हमारी, उसको स्टेप डाउन यानी कि कम कर देता है। जैसे ये यहाँ पे हमारा 11 kV था, तो 11 kV से हमने चेंज किया उसे 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में, और जब वोल्टेज डाउन हो गया
तब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट किए, और पावर डिस्ट्रीब्यूट किए मतलब कि सिंगल फेज लाए जो कि घरों में डोमेस्टिक लेवल पे पहुंचा, और 440 वोल्ट था, इसको हम लेकर के 3 फेज लोड इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल लोड के लिए हम इसको यूज़ कर लिए। इतनी बातें क्लियर है। तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि किस तरह से पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट चीज़ है कि ये जो वोल्टेज है ना, ये बात तो ठीक है कि हमने 11 kV 22 kV 33 kV ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग चेंज करते गए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने चेंज करते गए, उसमें हमें कुछ, लेकिन देखिए कुछ वोल्टेजेस होते हैं जो कि बटे होते हैं। तो पावर सिस्टम में हमने वोल्टेजेस को बांट कर रखा है। जैसे एक हुआ हमारे पास में लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। जैसे आप लोग संविधान पढ़ते होंगे तो संविधान में आप लोग देखते होंगे कि आर्टिकल 19 के तहत ये कहा गया, आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया, आर्टिकल 25 हमें ये कहता है, 26 हमें ये कहता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह हमने जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन किया, मैंने नहीं मतलब जब डिज़ाइन करने वालों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन किया तो एक रूल बनाया जिसे हम लोग IER रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? IER रूल, मतलब कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कहते हैं। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, उस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से हम वोल्टेज को कितना हाई वोल्टेज पे लें, कितना लो वोल्टेज पे लें, कितना वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, कितना वेरिएशन होगा। तो जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे वो उस वेरिएशन को सहन कर लेंगे, मतलब फॉल्ट नहीं होगा या फिर ट्रिप नहीं करेगा। जो भी सर्किट ब्रेकर है या रिले है वो सारी इक्विपमेंट्स खराब नहीं होंगे। इन सारी चीज़ों को कौन बता रहा है? इन सारी चीज़ों को हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बता रहा है कि इस रूल के तहत ये बातें लिखी गई हैं। ओके, तो इसी तरह से हमने लो वोल्टेज की बात की और फिर हाई वोल्टेज की कैटेगरी में बातें। फिर हमारे पास था एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसके बाद था हमारे पास अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, ये चार कैटेगरी में हमने क्या किया कि वोल्टेजेस को डिवाइड कर लिया। जब हमने इन वोल्टेजेस को डिवाइड किए, या फिर इस अल्ट्रा हाई वोल्टेजेस की जगह ये अगर केबल के अकॉर्डिंग हम इस तरह से बांटते हैं, अगर हम मतलब सिर्फ वोल्टेजेस की बात करें जो नॉर्मली वोल्टेजेस है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें, देखिए ये चीज़ें गलत नहीं है। जब हम केबल अंडरग्राउंड केबल में जब हम वोल्टेजेस का डिफाइन करते हैं तो हम इसी चार कैटेगरी में करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ कई तरह की केबल यूज़ करनी होती है, बेल्टेड केबल, स्क्रीन्ड केबल, इन सारे केबल्स का हमें यूज़ करना होता है। तो हम इस तरह की कैटेगरी में, लेकिन अगर हम IE रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेजेस की बात करेंगे तो इसमें हम लो वोल्टेज लेंगे तो मीडियम भी वोल्टेज लेंगे, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और क्या है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। क्लियर है? तो लो वोल्टेज हम किसे कहते हैं? 1 kV। 1 kV क्या है? हमारा लो वोल्टेज है। ठीक है, केवी मतलब किलो वोल्ट। 1 kV तक के वोल्टेज को हमने क्या कहा? लो वोल्टेज का। फिर मीडियम वोल्टेज हमारा क्या हुआ? 250 वोल्ट से ऊपर, 250 वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज और 650 वोल्ट की तक या 650 वोल्ट से नीचे तक के वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम वोल्टेज कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? मतलब कि लो वोल्टेज हमारा क्या हुआ? 1 kV से लेकर के 250 तक के वोल्ट को, 1 kV से लेकर 250 तक के वोल्ट को हम लोग लो वोल्टेज कहते हैं। मीडियम वोल्टेज हुआ जो 250 वोल्ट यानी 250 वोल्ट से ऊपर और 650 वोल्ट तक या 650 वोल्ट से नीचे की वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? मीडियम वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 650 वोल्ट से ऊपर, 650 वोल्ट से ऊपर और 33 kV तक, 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? हाई वोल्टेज कहते हैं। क्लियर है?
इसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसको हम लोग कह सकते हैं 650 वोल्ट से लेकर के 33 केवी तक की वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल कहते हैं, सॉरी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो था कि हमने कैसे वोल्टेज को डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे कि लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, ये दो वोल्टेजेस हैं, इसमें हम 5% तक का वेरिएशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर 5% वेरिएशन होता है वोल्टेज में, अगर 5% तक वोल्टेज होता है वेरिएशन में तो कोई बात नहीं, हमारा इक्विपमेंट्स जो है वो इतने डिज़ाइन किया गया है इस हिसाब से कि वो 5% के वोल्टेज को बर्दाश्त कर लेगा। इसी तरह हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, अगर इसमें हम 12.5% तक का वेरिएशन होगा तो हमारा क्या करेगा, इक्विपमेंट्स जो है वो बर्दाश्त कर लेगा, वो फॉल्ट नहीं होगा, यानी कोई भी ट्रिप नहीं करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। और ये बता कौन रहा है, ये सब बता रहा है IER रूल 54। कौन बता रहा है, IER रूल 54 बता रहा है। और इस एक चीज़ और, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में, सभी को पता होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, और इसमें हम प्लस माइनस 3% का वेरिएशन अगर होगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। कितना, प्लस माइनस 3% का वेरिएशन होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो हम ये कह रहे थे कि हमारे पास लो वोल्टेज है। बहुत ध्यान से सुनेगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए मीडियम वोल्टेज किसे कहते हैं, हाई वोल्टेज किसे कहते हैं, किस रूल के तहत ये बताया गया है कि वोल्टेज में कितने % का वेरिएशन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कंपटीशन देख लीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मतलब मिल जाते हैं क्वेश्चन इसी के हिसाब से। ठीक है, तो लो वोल्टेज हमारा क्या हुआ, 1 kV से लेकर 250 वोल्ट तक के वोल्टेज को हम लो वोल्टेज कहते हैं। 250 से 650 यानी 650 तक के वोल्टेज को मीडियम वोल्टेज कहते हैं। 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहते हैं, और 650 वोल्ट से 33 kV तक की वोल्टेज को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें कौन बता रहा है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 ये बात बताता है कि अगर लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज में 5% का वेरिएशन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में 12.5% का वेरिएशन होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12.5% का वेरिएशन होता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज लेके चलते हैं और उसमें प्लस माइनस 3% का वेरिएशन होता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है? इतनी बातें आज बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हम कई सारी कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।